वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 3 लेक्चर नंबर 1। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा फोर्स ऑन बॉडीज़ एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। कि फोर्सेस जो है जब किसी बॉडी पे एक्ट करती हैं तो किस तरह से एक्ट करती हैं, और दूसरा कि ये फोर्सेस जो हैं ये रोटेशन भी कॉज कर सकती हैं, जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। हम इसे बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्सेस ऑन बॉडीज़ में जो सबसे पहली फोर्स है हमारे पास, that is kind of parallel force. What are parallel forces? Okay, parallel forces जो हैं, if the direction of forces are in the same direction or even if they are in opposite direction, these forces are called parallel फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस को हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो, यानी एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो फोर्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ कि एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। इसको मैं नाम दे लेता हूँ F1 का, इसे मैं नाम दे लेता हूँ F2 का। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनकी डायरेक्शन सेम है, इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्सेस। सिर्फ इनको ही नहीं, अगर हमारे पास एक फोर्सेस जो है उसकी डायरेक्शन ये है और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन ये है, दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री, और ये F1 है और ये माइनस F2 है, तो ऐसी फोर्सेस को भी हम क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्सेस। लेकिन इसमें हम ये इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर डायरेक्शन सेम होगी तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, अगर डायरेक्शन सेम है। अगर नहीं तो फिर हम इन्हें कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल तब होती हैं, उन्हें फोर्सेस कहा जाता है जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, या बेशक दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तब हम उनको पैरेलल फोर्सेस ही कहेंगे। हाँ, पैरेलल फोर्सेस के आगे दो टाइप्स हैं, जिसे हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। मतलब कि अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो उन्हें हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे, अगर दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था आपके पास फोर्सेस ऑन बॉडीज का। नेक्स्ट मूव करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। या उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेट से मेरे पास एक जो है वो गाड़ी है, मिसाल के तौर पर कि ये एक गाड़ी है, जस्ट अ मिनट। ओके, ये मेरे पास एक कार है। ओके, जब इस कार के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, लेट्स से कि हमारे पास एक शख्स जो है वो
इस पर धक्का लगा रहा है, तो ये कार जो है ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। मतलब कि जब इस शख्स ने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो गाड़ी ने लीनियर मोशन जो है वो की, लीनियर मोशन। ये बात तो हमें पता है। ओके, लेट्स से कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास, लेट्स से कि जस्ट अ मिनट, यस, कि हमारे पास एक फ़ैन है और उस फ़ैन के दो ब्लेड्स हैं, एक ये ब्लेड है, एक ये ब्लेड है। ओके, अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, यहाँ से जब मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की, तो चूंकि ये सेंटर से पिवटेड है, मतलब सेंटर से हमने इसको हुक किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये बजाय सीधे जाने के क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ऐसी फोर्सेस दोनों हैं तो फोर्स ही, लेकिन ये फोर्स जो है वो क्या कर रही है, वो रोटेशन कॉज कर रही है। तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक और नाम दे लेते हैं, दैट इज टॉर्क। टॉर्क भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, और हम इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। होती ये फोर्स ही है जी, है ये फोर्स ही, लेकिन ये वो एक ऐसी खास फोर्स है जो कि चीज़ों को क्या कर रही है, रोटेट करवा रही है अपने फिक्स एक्सिस पर। इसलिए हमने इसका एक और नाम रख दिया, जिसे हमने टॉर्क कह दिया और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो लीनियर फोर्स है या टॉर्क इज द rotational analog of force, ठीक है। तो टॉर्क बेसिकली रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का। ये है एक खास फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, रोटेट करवाती है, इसलिए हम इसे रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने जो है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लिया है कि हम इसे टॉर्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करना है हमने। ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टॉर्क। यस, कि टॉर्क जो है वो क्या होता है। ओके, सो हम इसको डिफाइन करते हैं, टर्निंग इफेक्ट। ओके, हम इसे डिफाइन करते हैं, टर्निंग इफेक्ट produced in a body by a force is known as टॉर्क। जी, किसी भी बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक नट है, जिसे नट एंड बोल्ट भी कहा जाता है। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक नट है, ठीक है। इस नट को टाइट या लूज करने के लिए हमें एक स्पैनर की ज़रूरत है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमें एक स्पैनर की ज़रूरत है, और वो स्पैनर जो है वो यस ऐसे। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो एक स्पैनर है, ठीक है। ओके, तो आपने देखा कि ये हमारे पास एक स्पैनर है, और स्पैनर जो है
ये जो हमारे पास नट है इसे हम कहते हैं पिवट पॉइंट, या इस स्पैनर ने इस नट के गिर्द घूमना है तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन। यस, हम इसे क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन। Yes, just a minute. Yes, axis of रोटेशन, ठीक है, जिसके गिर्द हमारे इस स्पैनर ने मूव करना है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, दूसरा कि यहाँ पे मैंने जो है वो क्या करना है, फोर्स अप्लाई करनी है। इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, ओके, इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास जो है वो हो जाएगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइन के अक्रॉस हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अब आपने देख लिया कि पिवट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, जिसके अक्रॉस हमारे स्पाइनर ने मूव करना है, और वो पॉइंट भी आपने देख लिया जहाँ पे हमने जो है वो फोर्स F जो है वो अप्लाई करनी है। ओके, नाउ अब ये जो आपके पास स्पैनर है ये या तो इस तरफ को मूव कर सकता है, यानी कि इस तरफ को, या ये इस तरफ को रोटेट कर सकता है। ये दो ही तरह से जो है वो रोटेट कर सकता है। ओके, तो अगर ये ऊपर की तरफ जो है वो रोटेट करेगा तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इस वाली को, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉक वाइज, ठीक है। ये दोनों बातें आपको समझ आ गई। नाउ अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन और इस इमेजिनरी एक्सिस के अक्रॉस, इस लाइन, इसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म, इसे हम डिनोट करते हैं डी के साथ, ये है मूवमेंट आर्म, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है उसका दरमियानी फासला जो है वो क्या है, डी है, जिसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, और ये हमारी अप्लाइड फोर्स है। तो टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं टाउ से। ये टाउ जो है वो इटैलिक वर्ड है और ये बराबर होता है F इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास F इंटू डी होता है। ये जो हमारे पास F है ये फोर्स है, ये टॉर्क है, और ये क्या है, मूवमेंट आर्म। तो इसका यूनिट क्या होगा जी, इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर होगा। और टॉर्क जो है इसका एक और फार्मूला भी है जो हम लिखते हैं, टॉर्क जो है दैट इज F डी साइन थीटा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एंगल। और टॉर्क जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फाइन, अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्या होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्या होता है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और उसके ऊपर जो है वो न्यूटन्स के लॉज भी अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर मूव कर रहा है तो मूव करना चाहता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब तक कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो टॉर्क के केस में ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करना चाहता है, जब तक कि हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना करें। तो इस तरह से न्यूटन के लॉज जो हैं वो टॉर्क के केस में जो है वो एप्लीकेबल हैं।
तो ये था हमारे पास स्लाइट इंट्रोडक्शन के टॉर्क क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो रोटेशन जो है वो कॉज करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया है। ओके, हम अब चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, ओके, यस। पहला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। जी, मोमेंट ऑफ फोर्स हो या टॉर्क हो, एक ही नाम है। ये एक ही मतलब कि टॉर्क के दो नाम हैं, टॉर्क या फिर उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो टॉर्क हमने पढ़ा था, टॉर्क जो है दैट इज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मोमेंट आर्म का मीटर। तो हमारे पास टॉर्क का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। ठीक है, यस। शायमा नईम, जी 1 का सी है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास अ फोर्स दैट पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारे पास पिवट पॉइंट है, लेट से आपके पास ये पिवट पॉइंट है और इससे रिलेटेड एक दरवाज़ा है। तो अगर आप इस पिवट पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या आप दरवाजे को खोल सकते हैं? जी, हिंज, जिसे दरवाजे का हिंज कहा जाता है, या अगर मैं नट के ऊपर फोर्स लगाऊं तो क्या वो जो है वो रोटेट हो सकता है? शायमा नईम 2 का डी। जी, क्रिएट्स जीरो मोमेंट। इसका मतलब है कि कोई टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Okay, which principle states that for a body in equilibrium the sum of the clockwise movements about a pivot point equals to the sum of entire clockwise? जी, अगर हमारे पास एक सी सॉ है और यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है ये क्लॉकवाइज है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये जो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज जो है ये क्लॉकवाइज के बराबर हो जाएगा, तो ये जो हमारा सी सॉ है ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो इस लॉ को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यस, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यस, वेरी गुड। शायमा नईम तीसरे का सी। जी, ओके, आगे मूव करते हैं। यस, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट अ एंड ऑफ 0.5 लॉन्ग स्पैनर। यस, हमारे पास जो है वो एक स्पैनर है और उस पर हमने परपेंडिकुलरली फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की, और ये जो पिवट पॉइंट से जो उसका फासला है यहाँ से वो कितना है? 0.5 मीटर। तो हमें पता है टॉर्क जो है दैट इज एफ डी। एफ कितना है हमारे पास? 10, और डी कितना है हमारे पास? 0.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा 5 न्यूटन मीटर। यस, इसका जवाब ए है। ठीक है, फोर्थ का ए, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड। जी, अभी हमने पढ़ा है कि जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का उसे हम क्या कहते हैं? मूमेंट। यस, उसे हम मोमेंट कहते हैं और टॉर्क भी कह सकते हैं। ठीक है शायद, वेरी गुड। आगे चलते हैं जी। फॉर अ बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जी, ट्रांसलेशनल का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो क्या है? जीरो। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो, द नेट मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो। जी, 6 का ए, यस, नेट फोर्स जो है उसका जीरो होना बिल्कुल जरूरी है। ओके, तो अगर नेट मूवमेंट जो है वो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर शायमा नहीं अगर जीरो होगा तो उसका क्या मतलब होगा? उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? तो उस इक्विलिब्रियम को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। नो नो नो, ट्रांसलेशनल नहीं। ट्रांसलेशनल तो जब एफ नेट इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर टॉर्क जो है वो नेट जीरो हो जाएगा तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं।
टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ गिवन फोर्स, अगर हमने टॉर्क को बढ़ाना है तो हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो हम फोर्स को बढ़ा लें या हम मूवमेंट आर्म को बढ़ा दें। तो दोनों में से किसी एक चीज़ को बढ़ा लें या दोनों को बढ़ा लें, तब भी हमारी जो मूवमेंट, जो हमारा टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नो। अप्लाई द फोर्स एट एन एंगल, नो। इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे मुराद हमारा क्या है, मोमेंट आर्म, क्योंकि टॉर्क जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो आप चाहे तो दोनों को बढ़ा लें, चाहे एक को बढ़ा लें, एक को कांस्टेंट रख लें, या इसको बढ़ा लें और इसको कांस्टेंट रख लें, तो आपका टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन सी है। ओके, टू चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड ऑन अ सी सॉ, जी 7 का सी आपने ठीक बताया। टू चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड ऑन अ सी सॉ, द हैवियर चाइल्ड सिट्स, जी हमारे पास एक सी सॉ है, हमारे पास एक सी सॉ है, एक छोटा बच्चा जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, लेट्स से। तो एक बड़ा बच्चा जो है उसको हम कहाँ बिठाएं कि सी सॉ जो है वो बैलेंस हो जाए, यस। तो अगर हम उसको पिवट पॉइंट के करीब बिठाएंगे तो यस, इसका सही ऑप्शन ए है। तो अगर हम देखें इसका मोमेंट आर्म जो है वो ज़्यादा है, इसका डी ज़्यादा है, इसका जो वेट है, इसको हम फोर्स, वेट फोर्स कहते हैं, वो कम है, लेकिन इसकी वेट फोर्स ज़्यादा है, तो हमें इसका मोमेंट आर्म जो है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि हम टॉर्क को बैलेंस कर सकें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। A force of 20 Newton is applied at an end of 1 meter lever at an angle of 30 डिग्री। जी हमने एक लीवर के ऊपर 30 डिग्री पे जो है वो फोर्स अप्लाई की है। तो मैंने आपको दूसरा फार्मूला ही बताया था कि टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ डी साइन थीटा। सो एफ क्या है हमारे पास 20 और लेंथ कितनी है मोमेंट आर्म की 1 साइन 30। तो साइन 30 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2, 20 इंटू 1 या 1 लिख लें इंटू 1/2। सो 2 10 are 20, तो 10 न्यूटन मीटर आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी सी। जी 9th का सी, वेरी गुड शायमा नईम, आपने बिल्कुल ठीक बताया। आगे चलते हैं जी। A rigid body is in complete equilibrium when it is not moving. The vector sum of all forces is 0. The sum of all moments about any any point is 0. Both condition B and C. Yes, complete equilibrium में तब बॉडी होगी जब उसके ऊपर सारे के सारे जो नेट फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, 0 हो जाएंगी, या नेट टॉर्क जो है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी। ठीक है, वेरी गुड जी, 10th का डी है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स, स्टेट दैट फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। जी आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जिसके ऊपर हमारा टॉर्क जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क जो है दैट इज अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हमारे पास टॉर्क होता है और ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। ये तो आपको बिल्कुल पता होगा कि 2 फैक्टर्स कौन से हैं, फोर्स पे डिपेंड करता है और दूसरा मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहा जाता है, फ्रॉम ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ये होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। Explain why it is easier to open a door by pushing at the handle rather than near the hinges. Let's say कि ये हमारा हिंज है और ये हमारा डोर है। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे, यानी कि अगर ये डोर था तो हम यहाँ पे क्यों नॉब लगाते हैं, और ये हमारा जो है वो पिवट पॉइंट होता है, हिंज होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा जो मूवमेंट आर्म होता है वो ज़्यादा होता है। तो टॉर्क जो है दैट इज़ दिस। तो अगर मोमेंट आर्म कम होगा तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है। लेट मी क्लीन इट, मैंने ये थोड़ा सा गलत बना दिया, यस। इस केस में हमारा जब हम नॉब लगाते हैं तो मोमेंट आर्म क्या होता है, ज़्यादा, तो फोर्स हमें कम लगानी पड़ती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉब लगाएं सेंटर से थोड़ा सा हिंज के करीब,
तो हमारा मोमेंट आर्म कम हो जाएगा, तो हमें फोर्स जो है वो क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इस वजह से हम इसको जो है वो ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे हमें फोर्स कम लगानी पड़े, इजीली पुश करके हम क्या कर लें, इसको ओपन कर लें। तो ये इसका जो है सही आंसर है। तो लार्जर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ पुशिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था। ओके, आगे मूव करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कपल एंड सिंगल फोर्स। जी, कपल जो है इसको पेयर ऑफ फोर्सेस, यानी अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने हिंज किया हुआ दरमियान से, एक फोर्स अगर मैं यहाँ से लगाऊं और एक यहाँ से लगाऊं, तो ये दो फोर्सेस क्या करेंगी, इसको गोल घुमा देंगी। तो कपल हम बेसिकली पेयर ऑफ फोर्सेस को कहते हैं, जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, उसमें और सिंगल फोर्स में क्या फ़र्क है जी, वो कपल होता है और सिंगल फोर्स सिंगल होती है, ये पेयर ऑफ फोर्स होता है। प्रोड्यूसेस अ प्योर टर्निंग इफेक्ट, कपल जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि सिंगल फोर्स जो है वो टर्निंग इफेक्ट जो है वो नहीं पैदा करती, बल्कि वो ट्रांसलेशनली बॉडी को क्या करती है, मूव करवाती है। कैन प्रोड्यूस बोथ अ नो, सिंगल फोर्स इन अ केस कर भी सकती है टर्निंग इफेक्ट, अगर ब्रॉडर व्यू में देखा जाए तो। इसका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज ऑपोजिट होती हैं, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जो है सिंगल फोर्स का जीरो नहीं होता, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई भी फोर्स मौजूद नहीं होती। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट और फीचर को कंपेयर किया, किस किस के, कपल के और सिंगल फोर्स के। ओके, तो यहाँ तक जो थी वो हमारी स्लाइड जो है वो एंड हो गई है। सर आप सारे SLOs करवा रहे हैं, तो फिर फॉर्मेटिव SLOs भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है? नो, फॉर्मेटिव SLOs जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेटिव और समेटिव में फ़र्क ये होता है कि समेटिव जो है उसका एंड पे इम्तिहान लिया जाता है, जिसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव SLOs वो SLOs होते हैं जो आपने तैयार करके अपने स्कूल में ही टेस्ट दे दिया और उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया। पढ़ने आपने ज़रूर होते हैं, लेकिन आपने जो है वो उसका जो इम्तिहान होता है वो बोर्ड की तरफ से नहीं लिया जाता, वो आपके स्कूल की असेसमेंट तक होते हैं, इसलिए हम उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो बहरहाल हम फॉर्मेटिव SLOs जो है उनको फॉलो नहीं कर रहे, हम बिल्कुल टारगेटेड बोर्ड के लिहाज से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ फोर्स को डिस्कस किया और साथ फोर्सेस ऑन बॉडीज़ को डिस्कस किया कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्सेस कितनी किस्म की हो सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।